हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, तो केमिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ नॉन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, सबसे बड़ी बात। तो जनरली हम पढ़ते हैं, जनरली हमें बताया जाता है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। आप लोगों ने भी यही सुना होगा, हमें भी जब बताया गया था तो यही बताया गया था। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि आप लोग बताएं, क्या ये कंपाउंड क्या है? ये है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्या ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो आपका जवाब होगा नहीं, नहीं। हाँ, CO2 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। CO2 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन क्यों? ये तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैव कार्बन कार्बन बॉन्ड। या तो उनके बीच कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, या तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, या तो CH बॉन्ड होगा, या तो CC बॉन्ड होगा, या तो CH बॉन्ड का कोई सब्स्टिट्यूट होगा। फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं मीथेन, CH इसी को हटा के अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा दूँ तो ये CH3Cl हो गया है। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाएगा, क्योंकि यहाँ जो Cl बॉन्डिंग दिख रही है हमें, ये CH को रिप्लेस करके आई हुई है। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतिहास लगभग 200 साल पुराना है। ये सब पूछा नहीं जाएगा, थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, NCERT में दे रखा है। तो बर्जीलियस ने कहा था कि वाइटल फोर्सेस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाती है, लेकिन 1828 में हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था, जो कि यूरिया था। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने जो प्रोड्यूस किया था इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, वो यूरिया था। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरी तरह से डिपेंड करता है कार्बन की कोवेलेंसी पे। कार्बन की कोवेलेंसी पे। तो कार्बन की कोवेलेंसी क्या होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और कार्बन इसी के चलते अपने बॉन्ड्स बनाता है, और बॉन्ड्स बनाते बनाते वो अलग अलग कंपाउंड्स बनाता है, जिसे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 4 है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऐसा कैसे? तो बहुत बेसिक से लेके चलेंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और केमिस्ट्री के और सारे बेसिक को हम सारे फंडों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आपको अगर मालूम हो तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन निकल के आती थी एटम के अंदर, है ना? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो 2 4 ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। के शेल, KLMN शेल में अगर हम जाए तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए ये 4 बॉन्ड बनाता है और दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, एक अपना इलेक्ट्रॉन देता है और एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये सब चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने सीखा होगा। अब मैं थोड़ा सा जो नीट के लिए ड्रॉपर बच्चे हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अगर मैं आपसे पूछूँ एक चीज़ और एक कॉन्फ़िगरेशन आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा हो, 1s2 2s2 2p2, ये है कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 2p2 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए, करेक्ट। तो यहाँ इसके पास खाली सब शेल है कार्बन के पास, तो कार्बन लिगेंड क्यों नहीं बना लेता? कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों नहीं बना लेता है कार्बन? ये एक कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? कार्बन के बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, हम लोगों को पता हो कार्बन के बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? ये लिगेंड की तरह एक्ट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्यों नहीं बना पा रहा है? सोचे आप लोग, वेट करें, वीडियो को पॉज करिए, 1 मिनट 2 मिनट सोचें। आप लोगों को आंसर पता है आप लोगों को, मैं भी बताता हूँ। अभी देखें, अगर हम ये बनाते हैं 1s2 2s2 2p2, ये बना दिया हमने। ठीक है, 1s में हमने डाले 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर डाले हमने 2 इलेक्ट्रॉन,
इसमें सबको एक एक दिया जाएगा पहले, और ये हमारा सवाल निकल गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो सवाल ये है कि ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है, ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है जी। नहीं, एटॉमिक जो हमने जो नंबर जो लिया है वो बिल्कुल सही है। कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगी ऐसे, यहाँ से हम एक साथ हाइब्रिड यहाँ से हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेते हुए चलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा समझाते हैं और फिर उसके बाद में चलते हैं आगे। तो ये मैंने क्यों किया, सवाल ये उठता है। तो ये सवाल आता है, आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखिएगा अच्छे से। यहाँ हाफ फिल्ड सबशेल्स जो होते हैं, हाफ फिल्ड जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए हमने ये बनाया। और अब यहाँ से बनेगा अपना कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक दूसरा जो एटम आएगा, दूसरा जो आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, एक कार्बन ने अपना दिया, तो कोवेलेंट बॉन्ड बना। यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर हम देखें तो ये कौन सा सबशेल था, एस था, एस। ये पी था, पी। एस का एक इन्वॉल्व हुआ, पी के 3 इन्वॉल्व हुए, sp3 हुआ। तो अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड्स को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, अभी हमने क्या था, sp3। वेरी गुड। तो यहाँ से हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट आ गया है, यह है जीओसी में। कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए तो कह दिया कि एक s और 3 p के ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, लेकिन असल में होता क्या है, असल में चलिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। ये s है और ये p ऑर्बिटल्स हैं, तो ये हमारा px है, ये py है और ये pz है। तो हमें ये याद होना चाहिए, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, s सबशेल है, p सबशेल है, और ये जो बॉक्सेस यानी px, py, pz ये ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल्स को। तो एक्चुअल में होता क्या है हाइब्रिडाइजेशन में, ये अलग अलग डिफरेंट ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी लेवल पे आके इनकी मिक्सिंग हो जाती है। अगर एक s और 3 p मिले तो वो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लेंगे। और ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जब एक एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से एक्सेप्ट करेंगे तो इनके बीच बॉन्डिंग बन जाएगी, बॉन्डिंग, ये ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन शेयर करने लगेंगे। बॉन्डिंग में होता क्या, इलेक्ट्रॉन्स ही तो शेयर करते हैं हम, बॉन्डिंग में हम इलेक्ट्रॉन्स ही तो शेयर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर करने लगेंगे आपस में। तो बस यही sp3 हाइब्रिडाइजेशन इतना सा था। sp2 में क्या होगा, sp2 में एक s और 2 p के ऑर्बिटल्स आपस में, ये कोई से भी हो सकते हैं, ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे और ये एक अकेला रह जाएगा। जब ये अकेला रह जाएगा तो ये एक बॉन्ड बनाएगा, ये एक बॉन्ड बनाएगा, ये एक बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के केस की हम बात करें। और ये जो अकेला रह जाएगा ये दूसरे के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ये बनाएगा पाई बॉन्ड, ये बनाएगा पाई बॉन्ड। कैसे बनता है मैं बताता हूँ। देखिए सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑर्बिटल्स के शेप होते हैं, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है। और ये यहाँ से इनकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो हमारा बनता है सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड का कुछ इस तरीके का, ये अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हाइब्रिडाइज नहीं हुए होते, और ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं, और ये साइडवेज ओवरलैपिंग शो करते हैं, और ये बनाते हैं पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के ऊपर एक और बॉन्ड बनाएंगे। इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे और ये बचे रह जाएंगे और ये बनाएंगे 2 पाई बॉन्ड। तो देखिए इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चला, जब हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाया था तो हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, एक s का और 3 p के ऑर्बिटल्स के 4 सिग्मा बॉन्ड sp3। sp2 हमारा बन रहा था 3 सिग्मा और 1 पाई, 3 सिग्मा और 1 पाई। और sp हमारा बन रहा था 2 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई। कार्बन के केस में
कार्बन के केस में यही होता है। और देखिए जैसे ये देखिए कार्बन है और ये कार्बन है, तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन अगर ये डबल बॉन्ड हो जाए तो ये एक होगा पाई बॉन्ड, यानी एक सिग्मा एक पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये भी पाई बॉन्ड ही कहलाएगा और ये रहेगा सिग्मा बॉन्ड। अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन देखनी है तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हम उसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, और 3 सिग्मा है तो sp2 और 2 सिग्मा है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। चलिए अभी देखते हैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। सॉरी 1 2 3 1 2। चलिए अब आपको इस कंपाउंड में इस अलग अलग कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, तो कैसे बताएंगे चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 ये हो गया sp3 जिसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp। इसको कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 मानते हैं। नॉमेनक्लेचर के हिसाब से ये नेमिंग नहीं है, जब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम नंबर देना सीखेंगे, बस ऐसा हमने अपनी नंबरिंग दी है एक समझने के लिए। ये देखिए इसके पास 2 पाई है और 2 सिग्मा है तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। इसके पास 1 1 2 सिग्मा 2 पाई, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। और इसके पास 1 2 3 1 2 3 सिग्मा 1 पाई, तो ये sp2 और ये भी sp2 होगा, तो ये रहा sp2। तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन है। इस तरीके से हमसे हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ ली जाती है। तो हाइब्रिडाइजेशन का हमने बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट देख लिया है। इससे ज़्यादा हमें हाइब्रिडाइजेशन अभी नहीं देखना है, अभी ऑर्गेनिक में इससे ज़्यादा नहीं आता। जब हम इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो हम और ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, उसमें sp2 D3 इस तरीके की मतलब d ऑर्बिटल्स भी आते हैं। कार्बन में चूँकि d ऑर्बिटल नहीं आता है इसलिए हमने नहीं देखा। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ चुके हैं। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक और कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ। वो कंसेप्ट ये है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे उसके बाद कभी। देखिए एक कंसेप्ट ये है कि अगर मैं एक गिलास पानी लूँ, और उसके अंदर शुगर डाल दूँ और बहुत सारी शुगर डाल दूँ, बहुत सारी, मतलब ऐसा नहीं, इतनी डाल दिया कि अब ये पूरी तरीके से भर चुका है और ये पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो चुका है शुगर, और ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो सकता। तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर और हम डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं सॉल्यूट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड कहे जाते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखिए मैं ये बनाता हूँ कार्बन, मैं ये बनाता हूँ कार्बन, इनका सिंगल सिंगल बॉन्ड है और हमें पता है कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। ठीक है सर, तो एक बॉन्ड यहाँ, 1 2 3 बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, 1 2 बॉन्ड 1 2 बॉन्ड, 4 हो गए इसके, एक बॉन्ड इसका, 1 2 3। तो अब बताइए क्या इसके अलावा ये और कहीं हाइड्रोजन लेने के लायक है? नहीं ले सकता, कोई सूरत में नहीं ले पाएगा। तो इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड, इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड, इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। इसी को अगर मैं ये कर दूं तो 1 2 3 4, इसी को अगर मैं ये कर दूं 1 2 3 4, अब 4 ये बॉन्ड नहीं है, ये हमने मिटा दिया है, 4 बॉन्ड हो गए। लेकिन अगर मान लीजिए आप ये बॉन्ड हटता है, कार्बन, हाँ मैं एक कंसेप्ट अभी समझा देता हूँ, बाद में समझाएंगे। देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो इसको हम बोलेंगे पाई बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होंगे, ये पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड तक बनाता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से अगर ये बॉन्ड हटेगा तो ये और कार्बन ले सकता है। अगर जब तक ये बॉन्ड है तो इसके पास 3 कार्बन है, इसके पास 1 कार्बन है, इसके पास 2 कार्बन है। लेकिन अगर ये बॉन्ड हट जाए तो इसके पास 1 कार्बन और आ जाएगा। तो अगर मैं कार्बन को हटा के ये बॉन्ड लगाता हूँ, मतलब कि ये और हाइड्रोजन ले सकता है,
तो इसलिए हम इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसलिए हम इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ आप लोगों को बतानी थी, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इसी के साथ साथ मैं एक और चीज़ बता दूँ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ही। जैसे ये हमारा कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और यहाँ पे एच 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 लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये सिंपल एक सीधी चेन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरह की सीरीज को, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एल्केन, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एल्केन। सिंपल है, एल्केन बोलेंगे। और अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एल्केन सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, तो आप बहुत इजीली बता देंगे सर ये तो सैचुरेटेड है। ठीक है, अब इसी के साथ मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कार्बन सॉरी हाइड्रोजन हटाता हूँ कार्बन से, और यहाँ से लगा देता हूँ डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 बॉन्ड इसके हो गए, 1 2 3 4 बॉन्ड इसके हो गए, 1 2 3 4 बॉन्ड इसके हो गए। ठीक है, तो अब इसके पास यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया। तो अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम कहेंगे एल्कीन, यानी इस तरह के स्ट्रक्चर जिसमें कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और चेन स्ट्रक्चर हो, उसको हम बोलेंगे एल्कीन। ये एल्कीन हो गया। और अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो इस तरह के कंपाउंड को हम एल्काइन बोलते हैं, इस तरह के कंपाउंड को हम एल्काइन बोलते हैं। बहुत सिंपल है, समझ गए आप। तो यानी कि यहाँ से हमें एक चीज़ पता चला कि जो हमारा एल्केन है, जो हमारा अल्केन है, वो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एल्केन हमारा सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि हमारे एल्कीन और एल्काइन जो हैं, हमारे एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो बच्चों हमने एल्केन एल्कीन एल्काइन देख लिया है। अभी हम एल्केन एल्कीन एल्काइन का बस एक जनरल फार्मूला देख लेते हैं। मैं बताता हूँ जनरल फार्मूला होता भी क्या है। CnH2n+2, ये एल्केन के लिए है, ये एल्केन के लिए है, और CnH2n ये एल्कीन के लिए है, ये एल्कीन के लिए है, और CnH2n-2। अगर यहाँ पे ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CnH2n-2, ये एल्काइन के लिए है, ये एल्काइन के लिए है, ये एल्काइन के लिए है, एल्काइन के लिए। तो ये जनरल फार्मूला होते क्या? जनरल फार्मूला आर दोज सिंपल फार्मूला in which if we put the value we will get that compound or that group of compound. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास क्या बचा हुआ। हमारे पास CnH2n+2 बचा हुआ। ये एल्केन का फॉर्मूला था, एल्केन का। चलिए डालते हैं n, यानी कि n इधर यहाँ पे नंबर्स को डिपेंड कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी। तो Cn, तो हम C4 डालते हैं, सॉरी C1 डालते हैं, कॉमन सिंपल रहेगा। C1, C हमने 1 डाला, H हमने 2 डाले, 2n+2 यानी कि n का डबल, तो n का डबल 2 + 2 4, तो ये बन गया CH4। एक एल्केन है, सिंगल बॉन्ड्स हैं कार्बन के पास। इसी को हम थोड़ा और वो करते, 2 डाल के देखते हैं, तो ये C2 हो जाएगा। तो ये कितना होगा? 4 2 6 हो जाएगा, 1 2 3, ये निकल आया। तो ये है सिंपल फार्मूला एल्केन के लिए। इसी तरह एल्काइन और एल्कीन का था, हम वो कर लेंगे, और इतना ज़रूरत भी नहीं पड़ता इसका, था तो बस बता दिया। और इसी के साथ साथ हम एक
नोटेशन देख लेते हैं, हम एक नोटेशन देख लेते हैं कि हम कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं अभी तक आप लोगों को ऐसे कार्बन 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 बना के दिखा रहा हूँ, ऊपर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना के दिखा रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, आपको लाइन फॉर्म्स में भी दिखेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे जो ये हर ये एक बॉन्ड, एक जो बैंड दिख रहा है आपको कि एक बैंड हो रहा है कंपाउंड आके, एक ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कार्बन को, कार्बन को, कार्बन को, कार्बन को, यानी 1 2 3 4 कार्बन है यहाँ पे। और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हम दिखा नहीं रहे, तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर वो नहीं है तो कुछ और अगर प्रेजेंट है तो वो दिखाया जाएगा। तो एक ये नोटेशन हो गई। और एक मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ जो कि हमें जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो उस वक्त हमें बहुत काम आएगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये है कार्बन। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर खोलेंगे, केमिस्ट्री में तो हमें दिख भी जाएगा। तो कार्बन की ना, कार्बन में कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना होता है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, और ये मैं बना रहा हूँ मीथेन। मीथेन क्या होता है? मीथेन होता है CH4, CH4। और एक यहाँ पे आपको दिखेगा इस तरीके का बॉन्ड, और जो कि सॉलिड बॉन्ड के फॉर्म में दिखेगा। और एक आपको दिखेगा ऐसे 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 डैश्ड फॉर्म, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। तो ये क्या है? तो ये है कि जो हमारे कंपाउंड बन रहे हैं, कार्बन बन रहा है, हाइड्रोजन मिला के ये मीथेन बना हुआ है। तो ये हवा में बन रहा है, मतलब कि ये स्पेस में बन रहा है। हवा मतलब कि स्पेस में बन रहा है। तो स्पेस में ये 2D में नहीं है, 2D में तो हमने बोर्ड पे बनाया है तो ये 3D में। तो 3D में क्या होता है ना, मान लीजिए अगर ये कार्बन है, अगर ये कार्बन है, अगर ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है इससे लगा हुआ है, तो एक इसके प्लेन में होगा, ये रहा। तो जो बॉन्ड कार्बन के साथ प्लेन में होता है उसको हमने इस तरीके से दिखाया, और एक और बॉन्ड इसके साथ प्लेन में होगा, 4 बॉन्ड बनेगा। तो एक ये है प्लेन में, एक बॉन्ड इस तरीके से हमारी तरफ आ रहा होता है, कार्बन में ऐसे इस तरीके से जो ऑब्जर्वर है उसकी तरफ आ रहा होता है, उसको हम सॉलिड से दिखाते हैं। और एक बैक साइड में होता है इस तरीके से। मैं अगर चौक पकड़ के आपको दिखाऊं, और ये सारे बॉन्ड्स इक्वल होते हैं, चौक अलग अलग साइज़ के हमारे पास, इसलिए आपको लगेगा। ये मान लेते हैं मेरा हाथ कार्बन है, एक बॉन्ड यहाँ रहेगा, एक बॉन्ड नीचे रहेगा, एक बॉन्ड पीछे रहेगा, और एक बॉन्ड आगे की तरफ रहेगा। एक यानी कि ऑब्जर्वर की तरफ है, तो ऑब्जर्वर की तरफ वाला जो बॉन्ड है उसको हमने सॉलिड से दिखाया। ऑब्जर्वर से जो अवे बॉन्ड है उसको हमने इस तरीके से दिखाया। और कार्बन के प्लेन में जो बॉन्ड है, जिस प्लेन में कार्बन है, यानी कि इसी प्लेन में कार्बन है, इसी प्लेन में ये बॉन्ड है, तो इसको हमने इस तरीके से सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट किया। तो इस तरीके से हम इसको CH4 के स्ट्रक्चर को या और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, CH4 का स्ट्रक्चर होता है, ये होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, अभी बताया था ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा ना तो टेट्राहेड्रल शेप ही बनेगी। जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा जनरली टेट्राहेड्रल शेप बनता है। जनरली बोल रहा हूँ, एक आधे एक्सेप्शंस हैं, वो हमें पता चलेगा जब हम वो पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे। तो ये रहा। और टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में एक और, इनके बीच जो एंगल होता है, वो होता है 109 डिग्री 5 मिनट, यानी कि 109.5 डिग्री भी बोल सकते हैं हम, 109.5 डिग्री। तो ये हो गया हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन